चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 12 LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज़ क्लियर करूं कि इस वीडियो में इतना ही होगा जितना 12th क्लास में आ रहा है 6 मार्क्स का। आज तुम्हारा कवर बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों, अदरवाइज चैप्टर 12 बहुत ही वास्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में 6 मार्क्स वाला केवल नंबर वाली बात होगी। नॉलेज के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखोगे नहीं, मुझे पता नॉलेज किसे चाहिए। चलो छोड़ो, अब आ जाइए एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का जो सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, अगर मैं बात कर लूँ जल्दी से एक बार आपको बता दूँ, इनको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड, और दूसरा एक है सिंप्लेक्स मेथड, और दूसरा है एनालिटिकल। इंग्लिश तो समझ ही गए हो आप लोग, एनालिटिकल। इन दोनों को लगभग एक ही मान लिया जाता है, और ये हायर क्लासेस में है। ये आप बीएससी के 5th सेमेस्टर में जाके आप ये पढ़ेंगे, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके। तो इस बार जो हम लोग केवल इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे चैप्टर 12 में, उसका नाम है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड ही भाई साहब 2 प्रकार का होता है। पहला एक होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, और एक होता है आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड। यहाँ भी आप लोगों को एक मजा आएगा। ये जो मेथड है, ये RD शर्मा में मिल जाएगा आपको, KC सिन्हा में भैया इसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, बट NCERT में केवल कॉर्नर पॉइंट मेथड ही है। तो सब कुछ इतनी जो बात आपको समझाइए, कहने का मीनिंग है आपको केवल ये सिंपल से मेथड से ही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ये सिलेबस में है हमारे, बट जितने मेथड मैंने बोले ये सब वीडियो में आपको अलग करके बनाएंगे, मुझे पता था ये होगा। तो ठीक है, तो इस मेथड का नाम है क्या? कॉर्नर पॉइंट मेथड, और इसी मेथड से ही सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जल्दी। ठीक है, अरे मतलब देख रहा है ये इतना मन से वीडियो बनाने की कोशिश करते हो जरा। हाँ बन जा, तुम मौत के कुएं में चला रहे हैं गाड़ी, देख तुम यार, ऐसा लग रहा है मौत के कुएं में। चलिए जी। अच्छा अब देखो भैया, एक ऐसा ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। अच्छा इस चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। जल्दी से थोड़े से नॉलेज वाली बात तय कर लेते हैं। लीनियर का मीनिंग है जितनी भी इक्वेशन मिलेगी, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उसकी पावर क्या होगी? 1। प्रोग्रामिंग का मीनिंग पता है क्या होता है? प्लानिंग या प्लान ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं प्लानिंग या प्लान ऑफ एक्शन। और प्रॉब्लम मतलब समस्या, उसको सॉल्व कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही भाई साहब एक बेसिक सा NCERT में इंट्रोडक्शन में दिया गया, मैंने वही क्वेश्चन लिखा है, और बहुत ही प्यार से इसको समझते हैं। 90% कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बाउंडेड वाला है, फिर एक बनेगा अनबाउंडेड वाला। चलिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भैया एक फर्नीचर डीलर है, डील्स करता है 2 ही आइटम, मतलब उसके पास 2 ही आइटम वो दुकान में खरीदता है और बेचता है, टेबल्स और चेयर। ठीक है सर, चलिए। और उसके पास 50,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब आप ऐसे समझो, उसने एक अपनी नई दुकान खोली है और उसके पास 50,000 रुपये का बजट है। उसने कहा भैया मैं टेबल और चेयर की दुकान खरीदूंगा। ठीक है सर, तो उसने भैया कॉस्ट पता की है, तो एक टेबल जो उसको पड़ रही है वो 2,500 रुपये की पड़ रही है। ठीक है, और एक चेयर जो उसको पड़ रही है वो 500 रुपये की पड़ रही है। क्लियर है जी? अब उसको फिर उसने बताया कि भाई साहब अगर आप एक टेबल को बेचेंगे ना तो 250 रुपये का प्रॉफिट होगा, और एक चेयर को अगर आप बेचेंगे तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन उसकी जो दुकान है ना वो इतनी है कि उसमें केवल 60 पीस का स्टोरेज है, केवल आप 60 पीस ही रख सकते हैं। ये मतलब कंडीशन है। उसकी दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी नई दुकान खोली यार, लॉकडाउन के बाद उसने दुकान खोली अभी, तो केवल 60 पीस है कि भैया वो रख सकता है। ठीक है, अच्छा अब वो ये जानना चाहता है कि वो कितनी चेयर और कितनी टेबल ले कि उनको बेचकर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सही बात है, हर दुकानदार यही चाहेगा कि यार मैं जितना भी सामान बेचूं उसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो जल्दी से समझो, अगर कभी मैक्सिमम और मिनिमम की बात होती है
तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। और इनको सॉल्व करके जो भी आंसर आते हैं, मतलब जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं ऑप्टिमम वैल्यू। ये देखो भैया, मैं सारी बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक में अवेलेबल है, नॉलेज के लिए हल्का फुल्का आपको बताता चलूँगा, ठीक है। अब समझो, तो उसने भैया ये सारी कंडीशन लोगों को बताई, तो लोगों ने कहा यार तुम यार बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, जब तुमको पता है कि टेबल में हमें 250 रुपये का प्रॉफिट हो तो ऐसा करो 50,000 रुपये की सारी टेबल ही खरीद लो। सही बात है ना, जब टेबल में हमें सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि टेबल एक बेचने पे 250 रुपये का है, चेयर पे 50 रुपये का है, तो एक आदमी ने सलाह दी कि ऐसा करो यार तुम ज़्यादा बकवास ना करो, 50,000 रुपये में 250 टेबल खरीद लो। उसने कहा ठीक है। उस आदमी के पास टोटल रुपए कितने, देखो हाँ, तो प्लीज़ शांत। तो सुनो, एक टेबल को बेचने पे उसके 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सही बात है, और एक चेयर को बेचने पे 75 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, जो अभी हम लोगों ने 50 ले लिया था। चलो, तो वही वाली बात, एक आदमी ने उससे कहा कि भैया ऐसा करो सारे के सारे टेबल ही खरीद डालो तुम 50,000 रुपये के, यस और नो। तो समझो जरा, उसके पास अमाउंट कितना है 50,000, और एक टेबल कितने की है 250, कितने की 2500 की, तो कितने चेयर आएंगे 20 टेबल, चेयर क्यों निकल रहा मुँह से, 20 टेबल उसने भैया खरीद ली, और पैसे उसके पास क्या हुए, ख़त्म हो गए। तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट सुनो कितने का होगा, प्रॉफिट हुआ एक पे कितना है 250 इंटू 20, कितने का होगा भैया 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यस और नो। अच्छा, फिर एक आदमी ने उसको सलाह दिया, उसने खुद ही लॉजिक लगाया, उसने कहा यार एक काम करो 10 टेबल लेते हैं, क्या लेते हैं 10 टेबल लेते हैं। चलो, पहले उसने इतना सोचा, तो एक टेबल कितने की है भैया 2,500 की, तो 10 टेबल कितने की हो गई डियर 25,000 की, कितने की हो गई, और अब कितना रुपए बचा उसके पास 25,000 बचा, यस और नो। तो इतने का उसने क्या सोचा, 25,000 बचा है, सब के सब हम चेयर ले लेते हैं, यस और नो। तो चेयर कितने की, एक 500 की है, तो ये कैंसिल हो गया, कितने 50 चेयर ले ली उसने और 10 टेबल ले ली, और देखो 10 और 50 60, स्टोरेज भी भैया पूरा होना चाहिए। अगर आपका ये 61 होता तो ये सॉल्यूशन में नहीं आता, क्योंकि कंडीशन है कि 60 पीस की है स्टोरेज है उसके पास, ठीक है सर। अब सुनो, 10 टेबल है तो एक टेबल में कितने का प्रॉफिट है, तो ये कितना हो गया 2500। अच्छा, 50, एक चेयर में कितने का फ़ायदा है 75 का, तो ये कितना हो गया 75 दूनी 75 दूनी 150, 375 आई थिंक, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा 6,250, ऐड कर लो जो भी। तो अब देखो प्रॉफिट बढ़ गया, यस और नो, और कंडीशन सारे की सारी सेटिस्फाई हो रही है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है सर, कब तक हम ऐसे चेक करेंगे कि 10 टेबल लें या 11 टेबल लें, 50 टेबल लें, समझ नहीं आ रहा। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने का एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, उससे हम लोग बताएंगे कि कितनी चेयर लेनी है और कितनी टेबल है। पक्की बात है सर। तो अब सुनो, क्लास 11 चैप्टर 6 का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो अब देखते हैं। अब ये उसने लेट किया कि लेट एक्स टेबल हैं जो उसको वाई करनी चाहिए, एक्स टेबल्स हैं, ठीक है, और वाई चेयर्स। पक्की बात है। उसने कहा कि भैया उसने एक्स टेबल परचेज की हैं, मतलब खरीदी हैं, क्योंकि बेचेगा तो तभी जब पहले खरीदेगा, ठीक है, और वाई उसने क्या ली, चेयर ली। पक्की बात है। तो एक बात बताओ, एक टेबल कितने की है 2500 की, और उसने मान लो 10 टेबल खरीदी, तो आंसर क्या है 2500 इंटू 10। यहाँ पे क्या है टेबल x है, तो इक्वेशन क्या होगी 2500x प्लस 500y, यस और नो। समझो ना, एक चेयर कितने की है 500 की, तो y चेयर की कॉस्ट क्या होगी 500 इंटू वाई, और इनका जो भी आंसर आएगा वो 50,000 रुपये के अंदर होना चाहिए या 50,000 होना चाहिए। सही बात है ना। आपके पास 50,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उससे ज़्यादा तो आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। कम भैया कर सकते हो 49,000 करो, 49,500 करो, आपकी श्रद्धा। पहली क्वेश्चन तो ये हो गई। पक्की बात है। अच्छा, एक्स और वाई के नंबर ऑफ टेबल, हमको ये भी पता है कि ये 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है या तो 60 से कम होगी या 60 होगी। पक्की बात है ना। अच्छा, एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी,
कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना। क्या चमका, ये इक्वेशंस हम लोगों ने बना ली। क्लियर है? आप डाउट बताइए कि हाँ सर इसमें ये डाउट है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक नई चीज़ आप जान लो, स्पेलिंग मैंने सही लिखी, पक्की बात है। इसे बोलते क्या? कंस्ट्रेंट्स। टी साइलेंट होता है, छोड़ो वो सर, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं इसको। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग जो होता है कि जैसे आप किसी चीज़ में कंडीशन लगा दे, मतलब हर्डल लगा दे, रुकावट पैदा कर दे, इसका जो ग्रामेटिकली मीनिंग होता है। मतलब ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन लगी है। कंडीशन क्या है? रिस्ट्रिक्शन लगी है। क्या? कि आप 50,000 से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं। यस और नो? स्टोरेज में भी कंडीशन है क्या? कि आप 60 से ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं। कंडीशन है ना। और x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो, ये सब क्या? रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस को इंग्लिश में मतलब बोल देते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो इस इक्वेशन को बोल देंगे इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। यस और नो? ये स्टोरेज है तो इसको बोल दो यार स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, और ये क्या? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये इस तरीके से, मतलब ये आपको देखो मैं सारा बता रहा हूँ क्योंकि बुक में अवेलेबल है, बट हमको इन 4 इक्वेशन से ही मतलब है। ये तो मैं नॉलेज के लिए आपको बातें बता रहा हूँ, पक्की बात है सर। अच्छा, अब हमको दिखाना क्या है? मैक्सिमम। हमको दिखाना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। अब एक बात सुनो, आपने एक्स टेबल परचेज की हैं तो प्रॉफिट तो तभी होगा सर जब आप उनको बेचोगे। यस और नो? तो एक टेबल में 250 रुपये का फायदा, तो एक्स में कितने का होगा? 250x। यस और नो? और चेयर 75/, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको आपको क्या दिखाना है? मैक्सिमम दिखाना है। यस और नो? इस जेड को मैंने प्रॉफिट से इंडिकेट कर दिया। ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसको आपको मैक्सिमम दिखाना है। तो जिस इक्वेशन को मैक्सिमम दिखाना होता है उसको हम लोग बोल देते हैं डियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोल देते हैं उसको? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में जो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, इनको बोल देते हैं डिसीजन वेरिएबल, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं डिसीजन। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी बातें मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इनके जो वेरिएबल होते हैं इनको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, पक्की बात है। ये सारा बेसिक चल रहा है अभी। चलो, अब भैया कुछ नहीं है, ग्राफिकली मेथड है, जैसे नाम से ही पता है, तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। यस और नो? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी मैं यहीं लिख देता हूं, क्योंकि इस सारे पोर्शन को फिर मैं हटा दूंगा और यहां आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। चलिए, क्लास 11 चैप्टर 6 का सीधा सीधा कंसेप्ट है। एक काम कर सकते हैं क्या कि इसमें आप ना किससे डिवाइड कर दो? 50 से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं ना? 500 से भी कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं, सीधे 500 से ही करो ना, सीधे डिवाइड। तो ये इक्वेशन क्या होगी? 5x + y और 100। यस और नो? पहले इक्वेशन ये होगी ना, इतने बड़े को भैया आप डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने से साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पक्की बात है सर। तो चलो, इतने बड़े को ना इस तरीके से लिख दो। अब देखो ग्राफ कैसे बनते हैं, जल्दी से पहले उसको समझ लो। जो भी भैया दिक्कत हो स्टॉप कर देना यार कि सर ये बात थोड़ी कम समझ आ रही है, क्योंकि ये 6 नंबर या फ्री फंड, और ये जो वीडियो बनना केवल और केवल नंबर के पर्पज से बनना, इसमें बहुत नॉलेज वाली बातें हैं। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 1, 10, 20, बात नहीं करो यार, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अच्छा, जो इसका असली डायग्राम बनेगा ना, अभी आपको दूसरे वाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे आपको दिखाएंगे। चलो, इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक, क्योंकि हमको पता नेगेटिव जाएगा नहीं, तो इसलिए हमने इधर ही ले लिया। एक एक करके क्वेश्चन, एक एक करके आते हैं क्वेश्चन पे। 5x + y = पहले 100 पर बनाते हैं। अब ये मत पूछना सर क्यों, क्लास 11 चैप्टर 6 में सारा बता रखा है। ऐसे में आंख बंद करके, वैसे तो कई सारे मेथड, बट एक मुझे जो सबसे सिंपल लगा, आंख बंद करके एक बार रखो x की जगह 0, एक बार रखो y की जगह 0, सिंपल सा। तो एक बार रखा आपने x की जगह 0, तो भैया y कितना आएगा?
100, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 100। एक बार रखा अगर आपने y की जगह 0, तो x कितना है 20, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 20, 0। चलो एक और इक्वेशन ले लो, इसे थोड़ा कमी कर लो, हटाओ। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। x की जगह 0 लो तो y कितना है 60, और y की जगह 0 तो x कितना है 60, तो 0, 60 और 60, ठीक है सर। चलिए अब देखो, x पे जाओ 0, y पे जाओ 100, मतलब ये आ गया, और x पे जाओ 20, पक्की बात है। तो ये इस तरीके से ये हमने ग्राफ बना दिया इसका। तो ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? 5x प्लस वाई 100 वाले का। चलो यहाँ लिख देते हैं 5x, ठीक है सर। चलिए अगली इक्वेशन है x पे जाओ 0, y पे जाओ 60, x पे जाओ 60, y पे जाओ, क्लियर है इस तरीके। तो ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल। अब यार बेसिक सा कंसेप्ट क्या है जल्दी से समझ लो, और जो बताएंगे उसी तरीके से आप लोग करना, मेथड बहुत सारे हैं। अब पहले ग्रीन वाली लाइन पर कंसीडर करो, इस लाइन के इधर एक भी कोऑर्डिनेट बताओ। तो यार सिंपल सी बात है, 0, 0 होगा, 10, 10 भी होगा, कई सारे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। एक सिंपल सा लो 0, 0, और भैया x की जगह रखो 0 और y की जगह रखो 0। तो कंडीशन ये आई, बताओ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। कंडीशन क्या है? ट्रू है, क्योंकि 0 जो है वो 100 से क्या है छोटा है। अब आप सोचेंगे सर बराबर तो नहीं है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, पक्की बात है। तो आपने ग्रीन लाइन के इधर पॉइंट लिया 0, 0, और कंडीशन क्या आ गई? ट्रू आ गई। तो इसके इधर सारा कलर कर दो आप, पक्की बात है। अभी करके दिखाएंगे ग्रीन बोर्ड पे तो अच्छे से समझ आएगा ना, इंक बहुत बर्बाद होगी। अब रेड लाइन है, इसके इधर देखो आप कोई भी एक पॉइंट 0, 0 है, रखो भैया यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू फॉल्स? कंडीशन ट्रू। तो यार इसके भी इधर ऐसा कर दो, यस और नो। अब इनको भी तो दो, x की वैल्यू 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, वो केवल इस तरफ होती है, तो इसके इधर सारा हटा दो, ये सारा हटा दो। ये y की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ी, हर तरफ हटा दो ये पूरा। तो ये जो मिलेगा हमको ऐसा रीज़न जो इन दोनों में कॉमन है, जो इन दोनों में कॉमन है, पक्की बात है। ये दिख रहा है, ये और ये हमारा क्या पूरे में कॉमन है। अब इसको अच्छे से दिखाएंगे ग्रीन बोर्ड पे, ठीक है? समझ आ रहा है वैसे ये? हाँ, क्योंकि मैं इस पे चलो देखो अच्छा, अब देखिए कंडीशन क्या थी, जल्दी से मैंने इक्वेशन लिख दी, समझ लो क्या। 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 की लाइन कहाँ रही? ये वाली रही, पक्की बात है। इसके इधर एक पॉइंट है 0, 0, जैसे ही मैंने लिया कंडीशन ट्रू थी, तो आप इसके इधर जितना भी ये पोर्शन है, मान से बेटा इस तरफ आ जाओ ना, दिखेगा नहीं आपको, दिख रहा है? वेरी गुड। तो ये इस तरीके से आप ये करते चले जाओ, ठीक है जी, क्योंकि पता है इंक बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इस तरीके से कर दो पूरा, क्लियर है? चलिए अच्छा जी, अब कह रहे हैं x प्लस वाई, भैया ये रही x प्लस वाई वाली, इसके इधर एक पॉइंट लिया 0, 0, कंडीशन ट्रू है, रखे देखो भैया कंडीशन ट्रू थी। तो अगर ट्रू है तो उसी तरफ आप इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें। चलिए अब लेकिन जैसे ही मैंने दोनों को कलर किया तो लाइन तो गायब ही हो गई यार लाइन तो गायब ही हो गई कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। अब एक कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, y के बराबर है y से। अब एक बात सुनो, ये रहा भैया, दिख गया ओरिजिन ये रहा। तो अब एक बात सुनो, इसके नीचे y क्या होता है? नेगेटिव होता है, उसको तो हमें लेना ही नहीं है। और इसके इधर x क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसको भी नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन यही तो बता रही हैं। तो एक काम ना करो यार, इसके नीचे का सारा पोर्शन हटा दो, यस और नो, और इसके ऊपर का सारा पोर्शन हटा दो, ठीक है सर? अच्छा, अब जो बचा कि इन दोनों में कॉमन एरिया क्या है? कॉमन तो भैया यही वाला तो है हमारे पास, यस और नो? इन दोनों में कॉमन क्या है? क्योंकि इसके इधर और इस लाइन के इधर कॉमन एरिया को ही हम रखेंगे, बाकी हम सारा हटा देंगे। तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा आ गया, क्या आ गया? कॉमन एरिया। तो अब सुन लो, हंसो मत बेटे, देख लो, जितना हो सकता था मैंने किया, ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, समझो और ये समझो। अब सुनो, जो कॉमन एरिया बचता है उसको बोला जाता है फिजिबल रीजन। क्या बोला जाता है इसको? फिजिबल रीजन। मतलब फिजिबल का मीनिंग होता है अगर मतलब प्रॉपर, मतलब क्या हुआ, इस एरिया के अंदर
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे और वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जो चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, लेकिन सर हमको तो मैक्सिमम बताना ना, मैक्सिमम क्या होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था क्लास 12th में इस मेथड को जो सॉल्व करते हैं उसका नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। मतलब इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जैसे एक कॉर्नर ये रहा, एक ये रहा, या एक ये रहा और एक ये रहा, ये चार कॉर्नर्स आ रहे हैं। तो जो भी इनका मैक्सिमम और मिनिमम आंसर आएगा वो इनके कॉर्नर पर ही आएगा। इस मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट्स मेथड। एक क्वेश्चन दिमाग में आता सर कॉर्नर पर ही क्यों, तो आपके लिए बड़ा अच्छा सा आंसर हो और आपके लिए बड़ा ही फिजिबल आंसर है। क्या? आउट ऑफ सिलेबस, वो आगे पढ़ेंगे आप लोग, वो ये नहीं बताया जाएगा आपको ऐसा क्यों है। ये सब बीएससी 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर हम लोग पढ़ते हैं, पक्की बात है। तो अब सुनो, इन चारों के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो अब देखो ये जो बात समझ में आ रही है ना भैया, चलो एक बात देखो, ये 60 था तो ये हो गया 0,60 और ये 0,0 और ये मेरा कहाँ पर, मैं वहाँ से देखता हूँ कहाँ पे 20 पर, तो 20,0। अब समस्या आ रही सर ये वाला कैसे, तो कुछ नहीं यार, इन दोनों इक्वेशन ने आपस में कट किया था। तो एक तो इक्वेशन थी 5x प्लस y इक्वल्स टू 100 और x प्लस y इक्वल्स टू 60, तो एलिमिनेशन लगा दो ना यार, लगा दो ना इसमें। तो माइनस 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 y से y कट गया, ये 4x इक्वल्स टू कितना आया 40, x की वैल्यू कितनी आई 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाए 10, तो y 50 होगा, पक्की बात है। पूछो कैसे सर, क्योंकि x प्लस y 60 होना चाहिए ना। ये 4 पॉइंट आ गए, इन्हीं 4 पॉइंट पर इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। क्या मैं समझा पाया भैया? पक्की बात है। ये थोड़ा सा इसीलिए बताया कि जिससे आपको समझ आए, ठीक है, क्योंकि उस पर बहुत इंक बेकार होते हैं। चलो चलते हैं वापस उसी पे यार। क्या मैं ड्रामा कर रहा हूँ क्या? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो अब ये भैया चारों पॉइंट्स आ गए, ये हमारा क्या है फिजिबल रीजन, ठीक है। और फिजिबल रीजन के अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर जो ये मैं डार्क करने की कोशिश करता हूँ, ये जो हमारा फिजिबल रीजन है, ये इसके अंदर जादौन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ, इसके अंदर कहीं ना कहीं 10,10 जरूर होगा, ठीक है। तो ये 10,10 ऐसा पॉइंट है जो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो देख लेते हैं। एक्स की जगह भैया रखो आप क्या, यहाँ पे 10 कितना हो गया 50, और वाई की जगह कितना रखो 10। क्या कंडीशन ट्रू नहीं है? 60 जो है वो 100 से क्या है छोटा। अब एक बच्चा बोलेगा सर बराबर नहीं है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो भी ट्रू होता है। अब भैया यही वैल्यू आप यहाँ रख के देखो, 10 + 10 20। अरे समझो ना, भावनाओं समझो यार, ये 10 का मतलब इसका आंसर 60 आएगा ना, समझो यार, एक्साइटमेंट को आप ही लोग समझ सकते हैं। और सुनो x की वैल्यू भी दोनों ही 0 से बराबर। चलो अच्छा भैया, तो लेकिन जो हमको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मिलेंगे वो कहाँ पर मिलते हैं? कॉर्नर पे। इस मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। तब ये क्या कहता है, ये इसकी टेबल बनती बहुत छोटी सी, कॉर्नर, क्या बात है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। और ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। चलिए चलो एक एक करके, 4 ही पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, उन चारों को हम लिख लेंगे। तो एक है भैया 0,0 और एक है 20,0 और एक है डियर हमारे पास 10,50 और एक क्या है 0, अब ये जो वैल्यू है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप पुट करो। तो यहाँ रखो x की जगह 0, आंसर कितना है? मतलब कहने का मीनिंग है अगर आप एक भी चेयर और एक भी टेबल नहीं खरीदेंगे तो आपको 0 प्रॉफिट होगा। कितनी नई बात है। अब एक बार रखो भैया x की जगह 20 तो कितना होगा, और यहाँ रखो 0, 5,000 कितना होगा? रख के देख लो यार x। अब ये रख के देखो यार 250 × 10 तो ये कितना हो गया? अरे इधर देख लो कैलकुलेशन यार, 150, 300, 375 तो 0, 5, 6250, पक्की बात है। और x की जगह रखो 0 ये, और 60 × 75 150।
कितना हुआ? पक्की बात है ना? तो 4,500। मानेंगे नहीं ये भी, इन्हें पता है ना भैया। तो देख लो, चलो अब सुनो, इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कब है? यही तो है मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये कब है? इस कोऑर्डिनेटर। मतलब क्या हुआ, उस बंदे को 10 टेबल और 50 चेयर अगर वो खरीदता है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। दिस इज योर आंसर। क्या चमका? मानसी बताओ बेटे, डाउट बताओ, डाउट कि नॉर्मली सर ये डाउट दिमाग मारा, लेकिन ये इसलिए सिंपल लगा आप लोगों को क्योंकि ये बाउंडेड था। मतलब इसका जो एरिया था, ये वाला जो फिजिबल रीजन था, ये हमारा क्या था? बाउंडेड था। अब एक जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जैसे NCERT में एग्जाम्पल 5 है, वो अनबाउंडेड है, उसमें एक छोटा सा लॉजिक है, लेकिन मैं उसको भी बताऊंगा क्योंकि 12.1 सिलेबस में है। ये नंबर के लिए ही वीडियो बना, नॉलेज के लिए तो बहुत सी इसमें एक्स्ट्रा बातें सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, इसके बाहर को इनफिजिबल रीजन। ठीक है, इनफिजिबल रीजन। और इनको रख के जो भी आंसर आएंगे वो क्या होंगे? इनफिजिबल सॉल्यूशन होंगे। तो फिजिबल सॉल्यूशन ये हमारे हो गए भैया, पक्की बात है क्या? और जो ये x की वैल्यू 10 आई है और y की वैल्यू 50 आई है, इनको बोला गया डिसीजन वेरिएबल। इन्हीं ने आके डिसाइड किया कि भैया इतने परचेज करोगे या बेचो खरीदोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्या चमका? क्या मैं भैया बंद कर दूं? चलो।